अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। भाव 50 से 70 करोड़ का कि जो जितना जुगादरी वो उतना ही भारी बोली लगी है और सेनेट की मंडी में जमीरों की सौदागरी का चलन खूब जोरों पर है। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रही, इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव फरमा रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। जिस वोट की इज्जत के लिए 2-3 साल से शहर शहर शोर बपा है, उस वोट की हुर्मत के मखमली मोहल्लात में रेट लग रहे हैं, कहने को जमहूरियत के सभी चैंपियन। नाज़रीन मोहतरमा, शहीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए छांगा मांगा और मरी हाउस में खरीदो फरोख्त करने वाले भी जमहूरियत के अलंबरदार और उसी अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए स्वात में ब्रीफ केस के मुंह खोलने वाले भी आज जमहूरियत के सरखेल। और 2018 में ऐवान बाला के चेयरमैन के इंतखाब में अपोजिशन के साथ खुला हाथ करने वाले भी आज जमहूरियत के ठेकेदार। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में बदतरीन नाकामी पर तब मियां साहब हॉर्स ट्रेडिंग को जमहूरियत पर काला धब्बा समझते थे, मगर तब जरदारी साहब और इमरान खान साहब के लिए ऐवान बाला की जीत लाजिम बहुत थी और आज अपोजिशन जमातों के लिए खुफिया रायदही ही सूदमंद। बलूचिस्तान में बाप का वजूद और जनूबी पंजाब महाज का हुकूमत से इल्हाक अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना भी कहिए तब भी जमहूरी इक़दार हरगिज नहीं है। और आज जिस वीडियो को बुनियाद बनाकर बिकने वालों को तो इल्जाम दिया जा रहा है, लेकिन खरीदने वालों का कोई नाम लेने को तैयार नहीं। आज इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन, आपको आज इतना पीछे छांगा मांगा और स्वात की ब्रीफ केसों तक तो हम ले गए, लेकिन 2015 से लेके 2018 तक कौन शोर मचा रहा था, किसका क्या गिला शिकवा था और कौन क्या अहद कर रहा था, एक दफा मुलाहिजा फरमाइए। नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग का उस्ताद है, हम उनके मुकाबला तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश है कि हम सेनेट में अच्छा परफॉर्मेंस करें। नवाज शरीफ ने एक मीटिंग नहीं बुलाया। नवाज शरीफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। नवाज शरीफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग जुडिशरी। मैं बिल्कुल जीत गया हूं। मैं उस वक्त बिल्कुल जीत गया जब 64 आदमी खड़े हो गए, मैं जीत गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसको हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये आज पाकिस्तान की अपर हाउस के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए ये अलमिया है। इससे बड़ा अलमिया हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, आज उनकी रूह तड़प रही होगी। नाज़रीन, अल्लाह जन्नत नसीब करे हासिल बिजंजो साहब को, जो ये कहते कहते चले गए, लेकिन जिनके साथ शाना बशाना खड़े थे उनको उनकी कमिटमेंट क्या थी, उनका विजन क्या था, वो बहरहाल पूरा कर सकेंगे हासिल बिजंजो के ख्वाब को या एक्सपोज करने के या इस सिस्टम की दुरुस्तगी के, मैं नहीं जानती, ना ही कोई भी एतमाद से आज कह सकता है। मगर मुलाहिजा कीजिए, बताइए किसको मुबारकबाद दूं और किस चीज की मुबारक दूं। आज इस हाउस का मुंह काला हो गया, उसकी मैं मुबारकबादी किसको दूं कि सारी बलूचिस्तान सूबाई असेंबली को मंडी बना दिया आपने। आप कहते हैं मैं बलूचिस्तान के लिए कर रहा हूं। आपने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को मंडी बना दिया, आप कहते हैं मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए कर रहा हूं। आप जब सूबाई असेंबलियों को मंडी बनाया गया, उसके नतीजे में आपने जो हाल इस अपर हाउस की है, जिसे हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं, हर आदमी को कहते हैं कि भाई वोट दो, कहता नहीं है। नाज़रीन, मुफादात की सियासत में असूल का तयन होता है कि आप ऐवान में राइट पे बैठे हैं या लेफ्ट पे बैठे हैं, आप हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचेस पे हैं या ट्रेजरी बेंचेस पे हैं। प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, ये सब जो हैं ये वेरी करते हैं। आपने 2015 से 2018 देखा, इससे पहले भी एक रवायत देखी। ये सिस्टम कितना गला सड़ा है, ये सिस्टम किस हद तक नेपोटिज्म पे चलता है, पेट्रनेज के ऊपर चलता है। एक वक्फे के बाद आपको एक और खुसूसी वीडियो दिखाएंगे। अल्लाह ताला चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को भी जन्नत नसीब करे, जो अब हमारे दरमियान आज नहीं रहे, लेकिन वो भी क्या क्या कह गए, एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, हमें आपको इब्तिदाइये में 2015 से 18 के कुछ वीडियो साउंड क्लिप सुनाए, जिसके अंदर आपने सुना कि कितने नाला और दुखी
اور غمگین تھی تب کی حکومت جس کے اندر نواز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب کمپلین کر رہے تھے، شو آف ہینڈ کی بات کر رہے تھے۔ 2015 میں عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ کے سیک کو کہ سینٹ کے اندر اوپن ووٹنگ یا شو آف ہینڈ کرایا جائے، اس آئیڈیا کو کتنا سراہا تھا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ مگر دیٹ بینگ سیڈ حاصل بزنجو صاحب تو رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ سسٹم ادھر کا ادھر کھڑا ہے، لیکن اصول جو ہیں وہ اکثر تبدیل ہو چکے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ملک احمد خان صاحب کو پی ایم ایل این کی جانب سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ساتھ منسٹر فار پارلیمانی افیئرز علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کی جانب سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ سر پہلے تو لیٹس جسٹ گیٹ سم ٹیکنیکلٹیز آؤٹ آف دا وے ٹو انڈرسٹینڈ بیٹر واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن۔ کل 11 فروری کو شیڈیول اناؤنس کرنے جا رہا ہے سینٹ الیکشن کا الیکشن کمیشن۔ ایگزیکٹلی ویئر ڈز دیٹ پٹ اس، کیونکہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر صدارتی ریفرنس پہ سماعت چل رہی ہے، آن گوئنگ ہے، یہ آرڈیننس بھی حکومت جو ہے لا چکی ہے۔ سو ٹیکنیکلی کانسٹیٹیوشنلی ویئر ڈز دیٹ پٹ اس؟ دیکھیں آج صورتحال یہ ہے کہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے وہ اس آرڈیننس کی وجہ سے ترمیم ہو چکا ہے۔ جب تک یہ آرڈیننس قائم ہے 120 دن تک، یا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا اس سے پہلے کوئی ایوان ریزولوشن پاس کر کے اس کو ختم کر دے گا، لیکن جب تک یہ آرڈیننس موجود ہے 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کو ترمیم شدہ تصور کیا جائے گا، اور اس ترمیم شدہ حالت ہی میں جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کا انعقاد ہوگا۔ اب جو شیڈیول الیکشن کمیشن جاری کرے گا، جو کوئی کاروائی آگے چلے گی، وہ اس ترمیم شدہ قانون کے تحت ہی چلے گی۔ اب اگر اس اب جو بیلٹ پیپرز انہوں نے چھپوانے ہیں، جو سب کچھ کرنا ہے وہ اس ترمیم شدہ آرڈیننس کے تحت ہی ہوگا۔ سو سپریم کورٹ کا جو صدارتی ریفرنس ادھر پڑا ہے اس کے اوپر جو اپنی رائے دے گی سپریم کورٹ، وہ کہاں اس کا کیا جواز ہے یا اس کی کیا اہمیت ہوگی پھر؟ دیکھیں نا، یہ آرڈیننس خود ہی اپنے آپ کو ایک طرح سے مشروط بنا رہا ہے سپریم کورٹ کی رائے سے۔ اب اگر سپریم کورٹ کی رائے حکومت کی جو رائے ہے اس سے متفق آتی ہے، اس کے حق میں آتی ہے، تو یہ آرڈیننس موجود ہے، یہ چلتا رہے گا، اس کے تحت الیکشن ہو جائے گا۔ لیکن اگر رائے سپریم کورٹ کی اس کے برعکس آ جاتی ہے تو یہ آرڈیننس خود ہی یہ کہتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس صورت میں جو غیر ترمیم شدہ 2017 کا ایکٹ ہے اس کے تحت بات آگے چلے گی، اور بیلٹ پیپر پھر اس صورت میں خفیہ ہوں گے، اوپن نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لطیف کھوسہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر وکیل ہیں۔ کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو کل شیڈیول آنے والا ہے اور اس کے بعد یہ آرڈیننس کے تحت ہی ہوگا، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بتا رہے تھے، عدالت نے بھی ابھی اپنی رائے دینی ہے، یہ بھی ہم منتظر ہیں دیکھنے کو۔ بٹ ان دا مین ٹائم سر، جو سیاسی رنگ دے دیا گیا اس پورے پروسیس کو، وزیر اعظم از ویری کلیئر اینڈ ناٹ گوئنگ بیک ٹو ایگزیکٹلی آپ لوگوں کا موقف کیا تھا، I'll get to that in a second، لیکن اگر سینٹ اور اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن والے روئیں گے، ہمارے نہیں ان کے بندے ٹوٹیں گے، ہمارے پاس ہی زیادہ سیٹیں آنی ہیں، یہ وزیر اعظم کی رائے ہے۔ دیکھیں یہ آؤٹ آف ڈیسپریشن محترم وزیر اعظم صاحب سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ گائیڈ قسم کی ایک دھمکی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے کہ ہم ادروائز ہم وہ دھاندلی کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اسٹیٹ کے پاس پوری بائٹ ہے، یہ ہمیں کس چیز کا روک دینے۔ دیکھیں ان چیزوں سے کوئی ہمیں ادھر دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپوزیشن جو ہے پی ٹی ایم اس معاملے میں بڑی واضح ہے اور کلیئر ہے۔ یہ کنفیوژن تو ان کی یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے 226 میں ترمیم کا پہلے جو ہے بل ڈال دیا، اور اس کی ایک فراڈ کیا، ساتھ ہی کہ اپنے جو اے ٹی ایم اور جو ایڈوائزر ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں ان کا بھی رکھ دیا کہ ڈیول نیشنل بھی کر سکیں گے۔ آرٹیکل 63 میں بھی ترمیم پروپوز کر دی، اور یہ انہوں نے ٹھیک ہے سر، مگر مجھے اگر آپ اصولوں کے اوپر آ کے بات کریں سر، اسٹرکٹلی اسپیکنگ میرے سامنے ادھر الیکشن کمیشن کی مرتب کردہ انتخابی اصلاحات کی نے جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے 11 مارچ 2009 کو سفارشات پیش کی تھیں، یہ پڑھی ہیں میرے سامنے سر۔ ان میں سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کی روک تھام کے لیے آئین کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کرتے ہوئے اوپن بیلٹ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا تھا، لیکن حکومت نے الیکشن کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کیا۔ 2009 میں آپ نے بھی کیا، اس کے بعد 2015 کے اندر نواز شریف صاحب ادھر موجود تھے، ان کو ہارس ٹریڈنگ کا استاد کا بلاول بھٹو زرداری نے، پھر انہوں نے بھی اسی سال کہا کہ 22ویں ترمیم بھی ہم لانا چاہتے ہیں جس کے اندر اوپن ووٹنگ ہو۔ یعنی کہ آپ لوگ مساق جمہوریت سے لے کے 2018 تک اسینشلی یہی گیمیں کھیلتے رہے ہیں۔
नहीं, हम बिल्कुल इसके हक में हैं। आपको किसने कहा हम इसके हक में नहीं? So hold your thought with me खोसा साहब for a second. अली मोहम्मद साहब, वो असूली तौर पे इसके खिलाफ ना PMLN कर रहे हैं कि भाई ओपन वोटिंग हो या ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, शफाफियत लाई जाए, मगर आपके तरीका कार से इख्तलाफ है सबको। जो वो काम बुलडोज नहीं करना चाह रहे थे, you're essentially bulldozing it, एक आर्जी इंस्ट्रूमेंट से आप एक मुस्तकिल हल चाह रहे हैं जिसके ऊपर एक इखलाकी तलवार हमेशा के लिए लटकी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, आपके सवाल का जवाब तो खोसा साहब ने दे ही दिया। लीगल पॉइंट जो है वो हमारे दूसरे भाई ने आपके सामने जो है वो रख दिया, सलमान साहब ने। किसी हद तक की बात चले, मैं अगर खोसा साहब की थोड़ा सा कंसीड भी कर लूँ कि ओके थोड़ा बेहतर तरीके से एंगेज करना चाहिए था, लेकिन आप भी इंसाफ करें कि एक तरफ आप एक इलेक्टेड शख्स को, जो मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है इमरान खान साहब, उनको आप मानने के, उनकी एंटिटी को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। सिंध तहरीक चलाई है, क्या ये कोई ढकी छुपी हकीकत है कि कोई अवाम का दर्द के लिए लोग निकले थे? अगर अवाम के दर्द के लिए लोग निकले होते तो अवाम इनके साथ होती। मलिक साहब, मैं आपको एक शेर सुर्खी पढ़ के सुना रही हूँ जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को कोट किया गया है। 22वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक ना हो सका, वोट खरीदने का मकरू कारोबार मिलकर रोकना होगा। नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी JUI पे आईनी तरमीम की मुखालिफ है। मुत्तहिदा ANP, फंक्शनल लीग, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, PTI अपनी तरमीम पेश होने पर ऐवान में आने पर रजामंद हो गए। यानी कि अभी खोसा साहब ने कमिट नहीं किया कि कौन वो जमातें थी, मगर आपकी जमात ने ये जरूर कहा कि पीपल्स पार्टी JUI पे, जिसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना साहब सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं सेनेट के इलेक्शन से, पीपल्स पार्टी JUI पे आईनी तरमीम की मुखालिफ है। सर, आई जस्ट डू फेल टू अंडरस्टैंड, आई डोंट नो अगर आपने इब्तदाइये में वो सारे वीडियो क्लिप सुने हैं कि नहीं। आप लोग किस तरह असूली तौर के ऊपर एक बात करते हैं और उसके बाद गिवन के किस बेंच पे बैठे में यकसर मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं? जी मेहर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ बुनियादी मामला ये भी साथ ज़रूरी है कि व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। अच्छा, ये ज़रूरी बात है, ठीक है, जब आप मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट बताएंगी तो फिर उसके बाद मेरी अपनी राय, तो ऑनेस्टली मेरी इवन विद इन द पार्टी, पब्लिकली, मीडिया पे, मैं तो बाय ऑल मीन्स बड़ा स्ट्रांगली सीक्रेट बैलेट का एडवोकेट हूँ। मेल प्रैक्टिसेस की बुनियाद पे मैं उससे एक You're an idealist ना? In your ideal world इधर ज़मीर जो हैं उनकी बोलियां नहीं लगती। मैं देखिए मेहर, मेरी तो शायद गुजारिश ये है कि मेरी तो शायद ख्वाहिश और ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी जो एक रियलिटी है वो ये आइडियलिज्म है, तो मैं तो उसको छोड़ के आगे बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर फिर आप जरा रियलिटी के ऊपर आके बात कर लीजिए। We'll do another show on idealism। हमारा पेशा भी आइडियलिज्म को ही चेस करता है। तो फिर रियल पॉलिटिक पे अगर आप ये कहेंगी तो फिर मैं आपके सामने दो चीज़ें रखूँगा। नंबर वन कि अब मेजॉरिटी इस मेल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। अब चंद अफराद की बुनियाद पे अब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी PTI फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, उससे पहले आपने मेरी पार्टी की भी सुनवाई है, तो मैं आई कांट एब्जॉल्व माई सेल्फ आउट ऑफ इट। बिल्कुल सर, आपकी नहीं 2018 में सर आपके खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर निकला था, दो निकाल के बैठ गए आप लोग भी। देखिए ना, गुजारिश ये है कि मेरा होगा कि अगर ये प्रैक्टिसेस जो हैं, जो ये मेल प्रैक्टिसेस हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, ये तो बिल्कुल इसकी एविडेंस आपके सामने है, तो इसको हम डिनाई तो नहीं कर रहे कि ये नहीं है। लेकिन होता ये है कि जब आप किसी एक बुराई के खात्मे के लिए कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं कि जो उस बुराई के खात्मे के लिए आप मुनासिब समझ रहे होते हैं वक्ती तौर पे, तो किसी बड़ी बुराई का बायस बन जाता है। मैंने कल भी ये बात कही, उस वक्त भी अली मोहम्मद खान पास थे। अब आप ये सजेस्ट कर लें कि एक अभी नई बहस चल रही है, इट इज़ हु इज़ हु टॉकिंग फॉर दैट, कि जब ये नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के टिकट्स दिए थे PTI ने, तो तब भी पैसों की गिव एंड टेक की बात हुई, और वो ये नहीं कह रहा कि नई असेंबली कह रहे हैं कि पैसे अगर पार्टी पैसे लेके टिकट्स देंगी तो उस बुराई को आप कैसे रोकेंगे। आपके नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बाज़ अफराद पैसे के जोर पर इलेक्शन लड़ जाते हैं, ज़मीर फरोशी को रोकना है, हमने हर तरीके से रोकना है, इंतखाबी अमल साफ और शफाफ बनाना है, ये काम हमारे इख्तियार में है।
لیکن کر نہیں سکے آپ. مگر اس ٹائم کے اوپر وچ واز اگین ویری شاکنگ, 2015 میں عمران خان نے آپ کی اس تجویز کو, نواز شریف صاحب کی اس تجویز کو, ان کا رد عمل کیا تھا, ملاحظہ کیجئے. بڑی کم چیزیں نون لیگ کی حکومت نے کی ہیں جس کی میں تعریف کرتا ہوں. اس شو آف ہینڈز کا بہت اچھا آئیڈیا ہے, میں ان کی نون لیگ کی حکومت کی تعریف کرتا ہوں. جلدی سے اس کو عمل میں لانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس اناؤنس کر دیا اور اس کے بعد پھر وہی ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے. جی ملک صاحب, پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو دیکھنا ورنہ پرائیویٹائزیشن سے لے کے ہر ایشو کے اوپر اختلاف برائے اختلاف, تنقید برائے تنقید, بس اٹ از جو سوٹ کرتا ہے آپ یو جسٹ ہیو ٹو اپوز, چاہے خان صاحب ادھر بیٹھے ہوں یا آپ لوگ بیٹھے ہوں. بٹ دس واز اے بریتھ آف فریش ایئر آنیسٹلی اسپیکنگ. انہوں نے آپ کی خیر مقدم کی, سپورٹ بھی کی, پیپلز پارٹی اور JUIF نے اپوز کیا شدت سے. نہیں دیکھیں, میں تو یہ تو ایک تو اس پہ کوئی یہ تو ایک ریئلٹی چیک ہے کہ آپ ایک عرصے سے یہ جو سینٹ کے انتخابات میں لیڈرشپ کی جو کنسرنز ہیں, میٹ بی PMLN, میٹ بی PTI, میٹ بی پیپلز پارٹی, اور یہ سب کی فکر ہے کہ اس میں باقی جماعتوں کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ بات تو کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو رہی ہے. سلمان اکرم صاحب, مجھے ایک بات بتائیے گا, اس آرڈیننس کے تحت اب الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں, کل شیڈیول بھی اناؤنس ہو جائے گا ایز تھنگز آر لوکنگ رائٹ ناؤ. تو یہ ایک عارضی انسٹرومنٹ ہے آرڈیننس, جس کے اوپر ایک سادہ اکثریت سے یہ چاہتے تو ریزولوشن لا سکتی تھی حزب اختلاف اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی, بٹ ان لوگوں نے تو کوشش بھی نہیں کی. سو اٹ از گوئنگ ٹو گو تھرو لائک دس. تو یہ جو سینیٹرز آئیں گے اب اس کے تحت, بعد میں ایک بار پھر قانون سازی کی جائے گی, وہ مستقل ہی رہیں گے, کیونکہ جیسے آج فواد چودھری صاحب بڑے کنوینئنٹلی کہہ رہے تھے کہ جو بکاؤ مال سینیٹرز آئے ہیں جو ویڈیوز میں دکھ رہا ہے, اس کے اوپر تفتیش کی جائے, آرٹیکل 6 ان پہ لگایا جائے. تو ایک لاٹ تو آپ کے پاس سینیٹرز کا ابھی آج حاضر سینیٹرز کا موجود ہے جو بڑی فشی اور شیڈی طریقہ کار سے سینٹ کے اندر پہنچے ہیں, اوکے. اور پھر دوسرا لاٹ آپ کے پاس ایک اور آ جائے گا جو ایک بڑے غلط, آئی مین اسٹرکٹلی اسپیکنگ آپ انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہہ سکتے, بٹ ان بیڈ ٹیسٹ پہنچے ہیں, سو ٹو سے. واٹ ڈز دیٹ سے ایوان بالا کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میری جو فکر ہے وہ صرف قانونی نہیں ہے, وہ جمہوریت کے حوالے سے جو ہمارا ایک مجموعی رویہ ہے اس حوالے سے مجھے فکر ہے. ہم کیا اپنے آپ کو, عوام کو کیا بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس تمام عمل سے ہم عوام کو, پاکستانیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ سب ایک کھیل تماشا ہے اور ہر طرف ہی جو ہے بدبو ہے, گندگی ہے. یہ ایک بہت تشویشناک صورتحال ہے. جب ہم یہ ایکسپوجر کرتے ہیں, ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں کہ اتنے کروڑ میں سینیٹر بن رہا ہے, اتنے کروڑ میں فلاں کام ہو رہا ہے, تو ہم در حقیقت جمہوریت کے خلاف ایک مہم کا حصہ بن رہے ہیں. اب اس کے لیے بہت ہی ٹھوس شواہد ہونے چاہیے اور ایک عدالتی کارروائی کے ذریعے لوگوں کی سرزنش ہونی چاہیے. یہ معاملہ جو ہے نہیں بننا چاہیے سیاست کا محور, کیونکہ اس معاملے کو سیاست کا محور بنا کر آپ جمہوریت کی جڑیں جو ہیں ان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اس وقت جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, یہ آئین کے لفظ کے خلاف ہے یا نہیں ہے, متن کے خلاف ہے یا نہیں ہے, روح اور اس آئین کی اخلاقیات کی یقیناً خلاف ہے. یہ ایک عارضی قانون کے ذریعے یہ سینیٹر منتخب کرے اور پھر انہی منتخب شدہ سینیٹر سے اس کو دوام دیں, اس کو ایک مستقل قانون بنائیں. یہ ایک بہت ہی تشویشناک حال ہے. تمام عمل جو ہے یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا نمبر 1 ایک یہ بری پہل ہے, بیڈ پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے, ان بیڈ ٹیسٹ ہے. بی روایت بری ڈل رہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر تو ادھر رائٹ سائڈ آف ہسٹری تو کوئی نہیں بیٹھے گا, نہ ہی یہ حکومت بیٹھے گی اور نہ ہی یہ حزب اختلاف بیٹھے گی. ایک نے اصولوں کے اوپر یو ٹرن مار لیا, ایک نے سرے سے آئین کی روح سے ہی انحراف کر لیا, اپنے مینز ٹو این اینڈ ہی تبدیل کر لیے. کچھ ایسا ہی لگتا ہے جی. اس وقت یہی لگتا ہے کہ طاقت کا جو حصول ہے وہی ایک واحد نصب العین ہے اور جمہوریت کے حوالے سے کوئی بڑی ایک وابستگی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. علی صاحب, آپ جو تبدیلی لانا چاہ رہے تھے, رائٹ سائڈ آف ہسٹری ہو سکتا تھا کہ بار بار کوششوں کے باوجود بھی, ایک الیکشن ہے نا اور کئی الیکشن سینٹ کے آگے پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کے اوپر یہ کام کر لیتے, ان کو نیب کی اصلاحات ہوں, کمپریہنسو انتخابی اصلاحات ہوں, یہ کام ہوں, کہیں نہ کہیں انگیج کرتے, which failed miserably. تو سر یہ جو اتنا بڑا معمہ ہے, جو سسٹم کتنا روٹن ہے, جو میں آپ پہلے جواب دے دیں پھر میں آپ کو ایک جھلک آپ سب کو دکھانا چاہوں گی کہ یہ روٹ تو بہت پرانا ہے, تو وہ تبدیل کرنے کا تو پھر معذرت کے ساتھ آپ کے پاس وہ پولیٹیکل ایکیومن ہی نہیں ہے.
मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ जो अभी यहाँ 3-4 मिनट जो गुफ्तगू हुई है विद राजा साहब। देखें, या तो हम ये कहें कि ऑर्डिनेंस गैर आईनी काम है, आईन पाकिस्तान के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रीन बुक के अंदर जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक आप अगर वो अमल करेंगे वो आईनी है। क्या ऑर्डिनेंस निकालना गैर आईनी है? वो गैर आईनी कोई नहीं कह रहा क्या? सर। और अब सुने ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो ये था कि इन मखदूश हालात में, इस लिहाज से मखदूश के वर्किंग रिलेशनशिप जो है और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, हुकूमत और अपोजिशन के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप कम है और ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इन हालात में ये एक्सपेक्ट करना कि इमरान खान साहब और कप ऑफ टी शहबाज साहब के साथ बैठ जाएंगे और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे डिस्कशन हो जाएगी, ये आइडियल वर्ल्ड है। हमने वहाँ एक आईनी तरमीम जो जिम्मेदारी थी उसके लिए लॉ पुट कर दिया, अपोजिशन ने उसके खिलाफ वोट किया, उसको रिजेक्ट किया और गुत्थम गुत्था हो गए और स्पीकर पे अटैक कर दिया। आपके पास अब दूसरा ऑप्शन ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हम गए कि आईनी तरमीम के बगैर अगर इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट कर दें, क्या उसके बाद ये हो सकता है? हमने ये तो नहीं कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला करेगी तो हम फिर भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर उसके खिलाफ फैसला करती तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर उसके हक में वो करे तो आप मुझे बताएं, फिर आपके पास टाइम ही नहीं था कि आप जो है ऑर्डिनेंस करते या पार्लियामेंट के सेशन से लॉ पास करते, आपको सेनेट से पास करना पड़ता। टाइम आपको 2.5 साल थे ना, काम इस पे करना था, पुश करना था इसके लिए, फैक्टर्स के लिए, तो जिन्होंने काम कराना था करा दिया, कुछ काम आप भी कर लिया। बहुत जरूरी है वो ये है कि ऑर्डिनेंस से जो हमने लॉ पास किया अगर उसके मुताबिक इलेक्शन होता है ना तो वो गैर आईनी है। दूसरा, सबको पता है जिसको भी थोड़ी भी लॉ से शुद्ध बुद्ध है कि गैर आईनी तो कोई नहीं कह रहा, बट आप लोग तो कहते हैं ना, हम लोग तो हायर इखलाकी और हायर मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े होते हैं। नहीं, देखें अब आप ज्यादती करिए। देखें, सबसे पहले तो आप इन दो जमातों को क्वेश्चन करें कि हम जो चीज लाने की सरतोड़ कोशिश करें ये वही इनकी स्टेटेड पोजीशन है जो चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी, सो कॉल्ड चार्टर डेमोक्रेसी में इनके दोनों लीडरान पब्लिकली एक्नॉलेज कर चुके हैं। अब मेरा लीडर इमरान खान है, इमरान खान पब्लिकली अगर कोई बात करता है, मैं अगर उसको निगेट करूं तो सबसे पहले तो मैं फिर अपनी एमएनएशिप से रिजाइन तो आपको जो सूट करता है आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जो चुभन और कांटा लगता है उसको पकड़ लेते हैं। संजरानी साहब का इधर आज भी रहना आपको सूट करता है, सो आर यू कन्वीनियंटली ओवरलुक्ड इट। नहीं, ऐसा नहीं है। नो, आपके देखें जहां जो हक बात है वो करें। क्या नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये बात नहीं की थी? मैंने वो हक बात शुरू के 45 मिनट की है सर, अब ये भी हक बात है, उससे वापस यू ऑल्सो पिक एंड चूज। ओके, मुझे वक्फे से पहले लतीफ खोसा साहब मुख्तसरन ये फरमा दीजिएगा कि ये बैच ऑफ सेनेटर्स होने तो 52 चाहिए, 48 जो आएंगे बिकॉज फाटा जम हो गया है, ये बैच ऑफ सेनेटर्स अगर अब ओपन वोटिंग के थ्रू आता है और ऑफ कोर्स ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है और उसके बाद समझे गुफ्तो शनीद नहीं होती या आप लोग एग्रीमेंट में नहीं आते, कोई देर पा के लिए मुस्तकिल हल नहीं होता, तो अगले सेनेट के इलेक्शंस के लिए जो है वो वापस हम लोग सीक्रेट बैलेटिंग की तरफ चले जाएंगे। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि ये मशरूत है ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही इसका दारोमदार है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि आर्टिकल 226 में जो है कि जरूर नहीं है, इस पे इतलाक होता और थ्रू एन इलेक्शन एक्ट के तहत जो है इलेक्शन होने हैं तो फिर ही ये मुअस्सर होगा ऑर्डिनेंस। और समझे ऐसा नहीं होता और वो कहते हैं आप इलेक्शन एक्ट के तहत कर सकते हैं, मगर ये फिर भी लैप्स कर जाएगा ना 120 दिन में। नहीं, ये अभी तो ये रिडंडेंट है, अभी ये मुअस्सर ही नहीं है, अभी ये काबिल नफाज ही नहीं है। द ऑर्डिनेंस सेज इन इमीडिएट इफेक्ट। नहीं इमीडिएट इफेक्ट, बट अगेन आप पढ़े ना, उसी में लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि 226 के तहत इलेक्शन नहीं हो रहे और ये इलेक्शन एक्ट के तहत है तो ये मुअस्सर होगा। आई गेट इट। ये नहीं है कि और अगर ये फैसला ठीक है और अगर ये मुअस्सर हो गया और ये सेट ऑफ सेनेटर्स आ गए इसी के तहत, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत ही ये सेट आ गया, तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट फैसला पहले दे देगी। मैंने कह दिया, समझे, दे दिया सर। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछ रही हूँ, अगले सेनेटर्स जो आएंगे वो कौन से आएंगे, वो कौन से तरीकाकार से आएंगे, द नेक्स्ट बैच? अगले सेनेटर्स तो फिर इट विल रिवर्ट बैक जी, रिवर्ट बैक। एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट रिडिकुलस। आई मीन व्हाट आर वी डूइंग? एक सर वक्फा ले लूं। वी लिव नॉट इन एन वर्ल्ड नाजरीन, जिस तरह मलिक साहब ने भी बात की और मलिक अली मोहम्मद साहब भी करें, वी लिव इन अ वेरी अगली वर्ल्ड।
ये अब हम वापस रिवर्ट कर जाएंगे फॉर द आई मीन व्हेन विल दिस एक्सपेरिमेंटेशन एंड? सारे असूल के ऊपर कायल है मगर इसके ऊपर खींचा तानी नहीं खत्म हो रही। एक वक्फा लेते हैं फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह का किरदार बड़ा नुमाया रहा है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन एक इंटरव्यू में जाते जाते क्या कह गए, मुलाहिजा कीजिए। तो उन्होंने कहा था, शाह साहब आप कब रिटायर कर रहे हैं? मैंने कहा 4 महीने के बाद। बोला आप हमारे साथ अगर मिल के काम करें तो हम आपको, तो अभी आपकी पोजीशन है उससे ज्यादा पोजीशन में गवर्नमेंट में लेंगे। नाज़रीन, ये पूरा क्लिप मैं आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी जिधर बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या ओहदे उनको ऑफर किए कि उनके केसेस ड्रॉप कर दिए जाएं, ना होने पे क्या क्या हुआ और क्या क्या देखना पड़ा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, हमारा सिस्टम फेयर, फेवर, नेपोटिज्म, पॉलिटिकल पेट्रनेज के ऊपर चलता है। इट इज़ रॉटन टू द कोर। आज कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि एक सही काम करने के लिए भी ना ड्यू प्रोसेस और डिस्कशन अपनाई जा रही है और ना असूली तौर के ऊपर उस खड़ा होया जा रहा है हिज़्ब इख्तिलाफ से भी। जी ऐसे ही है। सिस्टम हमारा जो है वो बहुत से पहलुओं से रॉटन है या ठीक नहीं है। देखिए, हमारे सामने असगर खान केस का मामला भी है। हमने देखा 1990 के इलेक्शन में क्या हुआ, और ये कोई एक किसी इदारे या एक शोबे या सियासतदानों का मामला नहीं है। हम सभी मिलके, मुझे लगता है, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नतीजा जो है वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो, उसके लिए जरिया चाहे कुछ भी अपनाया जाए। ये एक उसूल है जो शुरू दिन से मुझे नजर आता है। मैं जब पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालता हूँ, 1950 की दिहाई हो, वो 60 की दिहाई हो, वो 70 की दिहाई हो, या फिर 80 का तारीख दौर हो, हर दौर में हमें नजर ये आता है कि इस मुल्क के साथ, इसके इदारों के साथ खिलवाड़ किया गया पहले दिन से। इसलिए हम आज जहां पहुंचे हैं, ये कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल का किस्सा नहीं है। ये 73-74 साल पे सर अदलिया ने, बिल्कुल आप सही करें, अदलिया ने नजरिया ज़रूरत दफन कर दिया अपने तई, और इसके ऊपर डिटेल जजमेंट भी जस्टिस रमडे ने दी, बहुत बातें की उसके ऊपर, एनआरओ के ऊपर भी कहा कि गलती थी, बातें हो गई सारी। क्या अब पॉलिटिशियंस की तरफ से क्या दफन करना पड़ेगा या क्या अहद करना पड़ेगा कि आगे बढ़ सके? देखिए, पहले तो हमें यकीन होना कि जो सियासी अमल है वो आज़ाद है, वो आज़ादाना है। देखिए, हमें किसी को भी ये यकीन नहीं है जो सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से हुआ, वो क्या सिर्फ सियासतदानों की आपस की जोड़ तोड़ थी या उसमें कुछ और अंसर भी शामिल था। जब तक हम इस खौफ के, इस सोच के तहत रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कोई भी सियासी जमात या सियासी अमल जो है वो शफाफियत से चल सकता है, क्योंकि हर एक को ये धड़का रहता है कि बिलाखिर जो है बिसात उल्टी जा सकती है या मोहरे जो हैं वो उल्टे जा सकते हैं। तो ये एक पूरे सिस्टम को हमें ठीक करना होगा, हर एक को ठीक है सर में रहना होगा। और ये सिस्टम ठीक करने के लिए आखिरी 30 सेकंड मलिक साहब आपको दूंगी, क्योंकि आपकी क़यादत ने BMW की चाबियों से लेके बड़े बड़े ओहदों की पेशकश से लेके बहुत नजरियाती होने तक का बड़ा सफर तय किया है। सर, आप लोगों से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लें या ना ही समझें? देखिए, मैं तो फिर आपको उधर ही लेके जाऊंगा कि विदाउट बीइंग आइडियल, जिस पे बात होती है कि रियल पॉलिटिक में आए, रियल पॉलिटिक बेहतर तभी होगी जब उस आइडियलिज्म के ऊपर आप थोड़ा बहुत कारबंद होंगे। सबसे गलतियां कहीं ना कहीं हुई होंगी, लेकिन आज के हालात में इस आइडियलिज्म के सिवा कोई और चारा भी नहीं है आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसी आइडियलिज्म की खातिर आप हुकूमत ये लेते हैं 2 सीटें एक्स्ट्रा इनको दे मारे सर, उसी आइडियलिज्म की खातिर खड़े हो जाएं, क्या है डिबेट करें, हमें भी सिस्टम दुरुस्त करना है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।